नमस्कार। न्यूज इंडिया में देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय रामनगर का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा, सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की समस्या निराकरण के लिए काम कर रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री धामी ने कार्यालय के रिक्त पदों के साथ ही कार्यालय के अभिलेखों के बारे में विस्तृत जानकारी ली है और एआरटीओ रामनगर संदीप वर्मा को निर्देश दिए कि ओवरलोडिंग, हाई स्पीड और गलत तरीके से नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। ऐसे समय में जिन उद्देश्यों को लेकर और जिस सोच को लेकर ये आज कार्यालय यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये कार्यालय अपने उद्देश्यों को अवश्य प्राप्त करेगा, उसमें सफल होगा। भाइयों बहनों, हमारे लिए जो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है वो आज पूरे देश के लिए लोगों को कहीं न कहीं सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करने का एक माध्यम है। और जिस प्रकार से आज दुनिया बदल रही है, जिस प्रकार से लगातार पूरे विश्व के अंदर नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ऐसे समय में यह जरूरी है कि हम सब भी कहीं न कहीं आत्मनिर्भरता का ये मंत्र मानकर, इस मंत्र को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि आज हमारा देश जिस प्रकार से आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस नए भारत की बात हम सब करते हैं, आज जिस नए भारत में और नए भारत में भी जो ये हमारा अमृत काल प्रारंभ हुआ है, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल, और इस अमृत काल को हम कर्तव्य काल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जहां अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, आज़ादी के 75 साल अभी हमने पूरे किए और इन 75 सालों में देश के अंदर अनेकों उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई हैं और इस अमृत काल में हमको नए भारत की ओर बढ़ना है। नया भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने का काम करे, दुनिया को एक राह दिखाने का काम करे और दुनिया को हर फील्ड में एक लीडरशिप देने का काम करे। तो ये भारत न टेक्नोलॉजी में सिर्फ कंज्यूमर है, बल्कि नया भारत टेक्नोलॉजी के विकास में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी एक एक्टिव भूमिका निभा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अमावस्या के मौके पर प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर अपने पितरों के नियमित पूजा करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो हर साल अमावस्या के दिन प्राचीन नारायणी शिला मंदिर आने की कोशिश करते हैं। आज भी वो अमावस्या के मौके पर अपने पितरों के नियमित प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में पूजा पाठ, श्राद्ध के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर पूजा पाठ करके मन बहुत प्रसन्न हुआ है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का उत्तराखंड दौरा तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत यहां पर पहुंचे, उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया और अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ करते नजर आए। हाँ, मैंने हर साल यहाँ आने का कोशिश करता हूँ नारायण शिला में। लास्ट टाइम तो मैं आ नहीं सका, इस बार भी आके अमावस्या का तिथि में सारे पितरों का पूजा किया। यह हमारा सनातन का परंपरा है और ये परंपरा को निर्वहन करते हुए हमें अपार आशीर्वाद मिलता है। बहुत अच्छा लगता है और मैं जैसे आपको बोला, मैं हर साल यहाँ आने का कोशिश करता हूँ। अच्छा हुआ, सबने अच्छा से पूजा करवा दिया पंडित लोगों। रुड़की में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा,
बीजेपी सरकार में किसानों का सबसे ज्यादा हनन हुआ है, जिसको लेकर अब समर्थकों के साथ नारसन से रुड़की तक किसान सम्मान यात्रा निकालकर किसानों का ब्याज माफ करने और इकबालपुर शुगर मिल का बकाया भुगतान दिलाने की मांग करेंगे। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि आगे भी उनकी ये यात्रा जारी रहेगी। देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री के घर पर और उसके बाद मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। उसमें 5 सूत्री मांगे रखी थी। हमने कहा था जो मुआवजा दिया जा रहा है आपदा का वो 1100 रुपया किसानों का अपमान है प्रति बीघा, इसको बढ़ा करके 10,000 रुपया प्रति बीघा करिए और एक फसल चक्र का बिजली पानी और लिए गए कर्ज का ब्याज माफ करिए। इकबालपुर चीनी मिल का 100 करोड़ रुपए के करीब भुगतान है, बकाया है चीनी मिल पर किसानों का, आप उसका भुगतान प्रारंभ करिए और गन्ने का जो खरीद मूल्य है उसको आप 425 के पार करिए। और जब तक हमने तब भी ये स्पष्ट कर दिया था, जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी हम निरंतर किसान सम्मान यात्राएं निकाल करके। रुड़की में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बेटी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें किशोरियों की हीमोग्लोबिन जांच, किशोरी किट और मेडल वितरित किए गए हैं। तो वहीं कार्यक्रम में जन जागरूकता के उद्देश्य से गोद भराई कार्यक्रम भी कराया गया। कार्यक्रम में किशोरियों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और एनजीओ के जरिए जानकारी दी गई है। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक बाल विकास परियोजना रुड़की प्रथम सुपरवाइजर ऋचा गर्ग ने कहा कि आज हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं और बेटियां देश विदेश में अपने माता पिता और क्षेत्र में देश का नाम कर रही हैं। सर, जैसे कि भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि बेटियों को बचाना है, उन्हें संरक्षण देना है घरेलू हिंसा से और सब तरीके के हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं। तो हम गांव-गांव में ये कैंपेनिंग करते हैं जिससे जन जागरूकता फैल सके और लोगों को जानकारी हो सके कि बेटियों को किस तरीके से हमें संरक्षण देना है, हर तरीके से, चाहे वो पोषण में हो या चाहे वो कुपोषण में हो, कुपोषण से पोषण करने में हो उनको, और घरेलू हिंसा से बचाव कैसे कर सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो सकती हैं। आज हमने यहाँ अपना कैंपेनिंग लगाई तो बच्चों की हीमोग्लोबिन जांच भी करी, किशोरियों की, और एनजीओ भी बुलाए हैं जो हमें जानकारी देंगे कि घरेलू हिंसा से संबंधित। स्वास्थ्य विभाग से लोग भी हैं और शिक्षा विभाग से भी लोग हैं जो हमें पूरी जानकारी हर विषय की देंगे। देहरादून में रेशम की अपार संभावना को देखते हुए राज्य सरकार रेशम उत्पाद को बढ़ावा दे रही है। आपको बताते चले कि रेशम फेडरेशन की तरफ से महिलाओं और किसानों के लिए ग्रोथ सेंटर बनाए गए हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट। की साड़ी और रेशम का कुर्ता या रेशम की जो जैकेट आती है वो आपने पहनी होगी, लेकिन आपको ये पता है कि ये रेशम बनता कैसे है? जी हाँ, बिल्कुल, जिस प्रकार से रेशम को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि रेशम का कीड़ा 30 दिन में अगर जब उसकी मौत होती है उसके बाद वो 100 सालों तक अपनी चीज़ें छोड़ के जाता है। ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ है। हम इस समय मौजूद है राजधानी देहरादून के, जहाँ पे रेशम बनाया जाता है। रेशम के कीड़े को उसको यूटिलाइज करके इन मशीनों में डाला जाता है और मशीनों में डालने के बाद ये रेशम का जो कीड़ा है, ये जो आप दिखा सकता हूँ कि ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोया। कोया जो होता है रेशम के कीड़े को
ये कोया है, इसके बाद इससे धागा बनाया जाता है इस मशीन के थ्रू, और मशीन के बाद इसको बाहर निकाल करके इससे धागा बनाया जाता है, जिससे हम रेशमी साड़ियाँ पहनते हैं, तरह तरह के कुर्ते पहनते हैं। और अगर बात करें खादी की जो जैकेट होती है, जो रेशम की जैकेट होती है, वो पहनते हैं, रेशम की जो है शॉल ओढ़ते हैं। तो कहा जा सकता है कि रेशम किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, लोग उनके परिधानों को पहनते हैं। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ अनुज अवस्थी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। वर्तमान में आपने जब भी देखा होगा यहाँ पे कि जो ये कच्चा ककून होता है किसान से हम खरीदते हैं, उसके बाद उसको हमारा हॉट एयर ड्रायर है चैम्बर, उसमें ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको 4 से 5 दिन हम धूप में दिखाते हैं, उसको सनलाइट दिखाते हैं, और उसके बाद अपने भंडारण में उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद वो हमारी फैक्ट्री में जो रीलिंग इकाई आपने देखी अभी, रीलिंग इकाई में जाता है, और वहाँ पे फिर पुनः जो है उसमें गर्म पानी में स्टीम में उसको बॉयल करते हैं, और धागाकरण इकाई के जो हमारे 10 मल्टी एंड ड्रिलिंग मशीन है 10 बेसिन की, उस पर वो उसको चलाते हैं, और लगभग 20 से 22 ककून 20 से 22 डिनर का हम धागा बना रहे हैं। 20-22 डिनर का मतलब ये हो गया कि आपकी जो धागे की थिकनेस है वो कितनी है, तो उसमें लगभग हमारे 6 से 8 ककून एक धागे में, सिंगल धागे में होते हैं। और उसके बाद जब धागा बन जाता है उसको फिर हम लोग जो है अपनी आवश्यकता अनुसार ट्विस्ट करते हैं। हरिद्वार में डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशों पर अवैध खनन और परिवहन करने वालों पर खनन विभाग हरिद्वार की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला खान अधिकारी का कहना है कि हमारी टीम लगातार गश्त कर रही है और जो अब रात को भी लगातार गश्त करेगी, और अवैध खनन परिवहन में लिप्त वाहनों और उनसे जुड़े लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे वन निगम के 3 लॉट खुले हैं और एक प्राइवेट लॉट हमारा प्रोसेस में है, और उसके पश्चात हमारा जो मिट्टी की परमिशन होती है उस पर हमारी कार्रवाई अभी गतिमान है। अभी हमारे पास जो नए निर्देश मिले हैं, जितने हमारे खनन पट्टे हैं या भंडारण हैं, वो अपने अपने पट्टों में, भंडारणों में वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उन भंडारणों से, पट्टों से वही गाड़ियाँ जाएगी जिनका उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। और अगर कोई वाहन स्वामी रोजाना एक घंटे से 2 चक्कर मारता है तो हम लोग तो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, चेकिंग भी करते हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको हम सीज कर देते हैं। तो दूसरी तरफ हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के घुसने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आपको बताते चलें कि BHEL सेक्टर में 8 हाथियों का झुंड आधमका। दिन दहाड़े हाथियों का झुंड देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी भी मच गई। सूचना मिलते ही वन विभाग, राजाजी टाइगर रिजर्व और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सबसे पहले आसपास मौजूद स्कूल के गेट को बंद कराया, फिर पूरे भेल क्षेत्र में अनाउंसमेंट करवाकर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। घंटों की मशक्कत के बाद वनकर्मियों ने हाथियों को फिर से जंगल में वापस भेजा। भेल क्षेत्र में 8 हाथियों का एक झुंड रुक गया था। ये रात को आए थे, लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि ये मध्य मार्ग को क्रॉस करके वर्कर हॉस्टल के पीछे हैं। तो तुरंत हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया। राजाजी नेशनल पार्क और हरिद्वार वन प्रभाग दोनों की टीमों को डिप्लॉय किया गया। साथ में ही सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मध्य मार्ग पे और पीछे जो ये मेन इनकी रोड है हॉस्पिटल के पास की, वहाँ पे पूरा ट्रैफिक चल रहा था, स्कूल खुले हुए थे, बच्चे घूम रहे थे। तो हमने पुलिस के साथ टाइप किया, पूरे ट्रैफिक कंट्रोल करवाया। उसके बाद क्षेत्र में छोटी छोटी जगह पे डिप्लॉयमेंट करवाया जहाँ से लोगों की सड़क में आने की संभावनाएं थी। पूरे स्कूलों में हम लोगों ने टीमें भेजी और सुरक्षित हाथी को हमने 1-1.5 घंटे के ऑपरेशन में उसको जंगल की तरफ खदेड़ दिया था। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गन्ना कोल्हू क्रेशर्स के जरिए अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। कोल्हुओं में बेधड़क पुराने रबर टायरों और प्लास्टिक का कूड़ा जलाया जा रहा है, जिस वजह से जहरीला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। ग्रामीणों का कहना कि कोल्हुओं से निकलने वाले जहरीले धुएं ने नाक में दम कर दिया है, इससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना कि नियमानुसार कोलों में पुराने टायर्स और वेस्टेज प्लास्टिक के जलाने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। दूसरी ओर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक है, इसके लिए छापामार टीम भी बनाई गई है और जल्द ही इस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुझे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता लगा है कि उसमें प्लास्टिक वगैरह यूज़ किया जा रहा है। तो इसका औचक निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद जाँच करके देखेंगे और पॉल्यूशन वालों को भी बुलाएंगे और फिर जो भी अगर इन्होंने वायलेशन किया है किसी भी नियम का तो फिर उसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये चरखिया कोल्लू वाले प्रदूषण फैला रहे हैं, जो टायर का धुआं है ये पब्लिक के फेफड़ों में भी जमता है, इससे स्वास्थ्य संबंधी रोग पैदा होते हैं। साथ ही साथ इसमें मेरा ये भी कहना है कि इस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं करा जा रहा है और जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है उसका भी इसमें वायलेशन किया जा रहा है। प्रशासन इस ओर देख नहीं रहा है, कोई भी मेन रोड के बिल्कुल नज़दीक ये कार्य हो रहा है, जबकि उस रोड से कम 10-12 अधिकारी रोज गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में पब्लिक के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत ही गलत हो रहा है, इसमें जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये सरासर गलत है। टायर जलाना और ये प्लास्टिक जला रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है कोल्हुओं में, जबकि ये आदमी को, इंसान को जो वो नुकसान दे रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इससे जो है ऐसा होना नहीं चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लक्सर में प्रेम विवाह का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पहले प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की जमकर पिटाई करी और फिर उसकी प्रेमिका से शादी भी करा दी। प्रेमी ने भरी पंचायत में प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया। पंचायत में शादी को लेकर बकायदा राजीनामा भी लिखवाया गया। दरअसल ये पूरा मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का है। बताया जा रहा है कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लंबे समय से उनका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। बीते दिनों लड़की प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर प्रेमी के घर पहुंच गई, जिस पर युवक के घर वालों ने नाराजगी जताई थी। भीमताल पिछले 5 वर्षों से लगातार पर्यटन से जुड़े कारोबारी और नेकुचिया ताल वासी कमल झील की सुध लेने को बार बार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। नेकुचिया ताल वासियों का कहना है कि झील में जंगली घास फैल रही है, जिससे पूरी झील दिनों दिन बदसूरत होती जा रही है। साथ ही साथ कमल झील और नेकुचिया ताल झील के बीच विभाग की ओर से जाली न लगाने से कमल झील में सिल्वर ग्रास मछली कमल को नुकसान पहुंचा रही है। जिस कमल झील में कभी आज से दशकों पूर्व पूरी झील कमलों से लबालब भरी रहती थी, उसमें पिछले 5 वर्ष से एक भी कमल का फूल नहीं खिल रहा है, जो हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके लिए हमने पूर्व में कई बार निम्न स्तर से लेकर के जिला प्रशासन, विभागीय अधिकारी और शासन के मान्यों तक अपनी मांग रखी कि इस झील के लिए कार्य हो, इस झील का निरीक्षण किया जाए, इस झील पर कई कार्य हो। तो बार बार मांग करने के उपरांत हमारी मांग को जिला प्रशासन ने सुना और उसके उपरांत कृषि विभाग अधिकारी जी ने इस मांग को और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस मांग को पंतनगर विश्वविद्यालय को भेजा, जहां से पंतनगर विश्वविद्यालय ने इस झील का अध्ययन किया और उनने एक बजट की मांग रखी, जिस बजट के आधार पर इस झील के लिए कार्य हो सके, इन कमल का संरक्षण हो सके, इस झील का संरक्षण हो सके। लेकिन पिछले 1.5 सालों से इस झील के लिए बजट पास नहीं हो पाया और अभी तक ये झील वैसी की वैसी है। मसूरी टेलीफोन एक्सचेंज के करीब अंग्रेजों के ज़माने की गर्ग डिस्पेंसरी को नगरपालिका की ओर से देर रात को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सभासद गीता कुमाई और उनकी ओर से स्थानीय लोगों के साथ ध्वस्त की गई डिस्पेंसरी स्थल पर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने डिस्पेंसरी से लगे होटल संचालक से मिली भगत करते हुए लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करके षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों के जमाने की डिस्पेंसरी को चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ दिया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
सभासद गीता कुमाई के धरने की सूचना पर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार मौके पर पहुंचे और उनकी ओर से धरने को समाप्त करने का आग्रह किया गया। मैं पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी की भ्रष्ट नीतियों से मेरे साथ साथ जनता भी त्रस्त हो रही है। पिछले 5 वर्ष से हम सब ये झेलते ही आ रहे हैं। आप देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिस स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य को लेके हम अपनी कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, आज उसको रातों रात एक क्लिनिक को ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये एक गलत कार्य प्रणाली है। मेरा कहना है कि यदि आप सही थे तो आपने दिन के उजाले में काम क्यों नहीं किया। रात को जब मैंने 112 नंबर पे कॉल करा, पुलिस को किया, एक लाइव वीडियो चला, लाइव वीडियो में ये दिख रहा था कि ध्वस्तीकरण हुआ है। लाइव वीडियो जब चला तो उस समय मुझे किसी का फ़ोन आया कि दीदी आप तो आवाज़ उठा रहे थे, उसे तोड़ दिया गया है। तो 112 में फ़ोन करा, पुलिस स्टेशन गए और मैंने बोला कि इन लोगों को बुलाइए और दिखाइए कि इनके पास कोई वर्क ऑर्डर है, ये इस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों ने, जो लोग भी उसमें लिप्त थे, इस गलत गतिविधि में लिप्त थे, उन्होंने थाने में आने को मना कर दिया। ताजुब होगा आपको, मसूरी के तमाम लोगों को, कि मसूरी के हजारों हजार लोगों का और लाखों जो हमारे देश और विदेश के पर्यटक आए, उनके बच्चों का डॉक्टर गर्ग ने यहाँ इलाज किया। मेरे दोनों बेटे आज 30-32 साल के हो गए, मेरे बच्चों को इन डॉक्टर गर्ग ने इस इंडस्ट्री ने बचाया। और जैसे मेरे बच्चे होंगे, मसूरी का हर, क्योंकि यहाँ डॉक्टर था ही नहीं कोई, डॉक्टर गर्ग थे, डॉक्टर बालम सिंह थे, इन्हीं की दवाइयों से मसूरी के लोग बचते थे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला जारी है। पाकिस्तान का 7वां विकेट गिरा है। कुलदीप ने 2, बुमराह ने 2, सिराज ने 2 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट चटकाया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह अहम अपडेट है। कुलदीप ने 2, बुमराह ने 2, सिराज ने 2 विकेट लिए हैं। तो हार्दिक पांड्या ने भी 1 विकेट झटका है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।